बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। आज से चंद साल पहले एक अकाउंट ऐसा है जिसको ये पता था, इस नाम के बारे में उसे पता था। उस वक्त शायद कॉल एलन को भी इस बात का आइडिया नहीं था। यानी जो डेट हमारे सामने आ रही है वो डेट है 22 दिसंबर 2023 को। ये ट्विटर के ऊपर या एक्स के ऊपर एक अकाउंट है और इस अकाउंट का जो नाम है वो है हेनरी मार्टिज। ये हेनरी मार्टिज एक अकाउंट है ट्विटर के ऊपर। इस अकाउंट ने आज तक सिर्फ एक ही ट्वीट किया हुआ है। ये मेरे सामने ये अकाउंट मौजूद है, ये आपको भी मैं दिखा देता हूं। ये दिसंबर 2023 में ये अकाउंट बनता है और एक मेंढक की शक्ल का कोई एक जानवर है, कार्टून है, उसका चेहरा लगा हुआ है इसके ऊपर। और इसका जो यहां पे ये तो डीपी लगी हुई है ना, चेहरा जो लगा हुआ है वो तो ये है। लेकिन एक जो हैरत अंगेज और अजीब चीज है, इस अकाउंट का जो हेडर इमेज है, जब आप किसी भी अकाउंट पे जाते हैं, चाहे आप फेसबुक पे जाएं, चाहे आप ट्विटर पे जाएं, चाहे आप यूट्यूब पे जहां मर्जी जाएं आप, तो एक तो वो होता है ना डीपी होती है जो गोल दायरे के अंदर आती है, एक होता है जो बैकग्राउंड के अंदर पीछे ऊपर एक हेडर लगा हुआ होता है। तो वो जो हेडर वाला इमेज लगा हुआ है ना, वो एक ऐसी वेबसाइट से उसकी तस्वीर उठाई गई है जिस वेबसाइट का नाम है टाइम मशीन। बस मैं यहां तक आपको बताना चाहता था। अब आपको बताता हूं कि इस अकाउंट को आज से लगभग 2.5 साल पहले कैसे पता था कि कोल एलन नाम का एक आदमी कोई हरकत करेगा। इस अकाउंट से सिर्फ एक ट्वीट हुआ है और उसके बाद कोई ट्वीट नहीं हुआ। इस अकाउंट को कितने लोग फॉलो करते हैं? शायद ये अब फॉलो कर रहे हैं इस अकाउंट को लोग, पहले शायद फॉलो ना करते हो, लेकिन अभी जब इसको मैरियन ओफेल ने ट्वीट करके बताया तो 3,842 इसके फॉलोअर्स हैं। दिसंबर 2023 में ही ये अकाउंट बना और दिसंबर 2023 में ही इस अकाउंट ने वाहिद ट्वीट किया। और जो वाहिद ट्वीट किया, उस ट्वीट में इस अकाउंट ने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज लिखी, और वो चीज लिखी कि कॉल एलन, हमलावर का नाम लिखा। उस वक्त तो हमलावर को भी शायद नहीं पता था कि वो हमला करने जा रहा है। वो तो उस वक्त तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रहा था। जो उसका रिकॉर्ड है वो तो यही बताता है कि ये आदमी जनाब बच्चों को पढ़ाता भी था, और इसके बारे में काफी चीजें पता चली हैं। इसकी बहन का भी इंटरव्यू कर दिया गया है, इसका भी इंटरव्यू कर दिया गया है, इसके घर की निगरानी भी कर दी गई है, बहुत सारी चीजें बरामद भी हो गई हैं। इसने जो एक खत भी लिखा अपनी फैमिली को, वो खत भी बरामद हो गया है। उसमें भी पता चल गया कि ये कौन आदमी है, किस तरह का बंदा है। वो बाकायदगी से एक शूटिंग रेंज के ऊपर जाता था, वो फायरिंग शायरिंग की प्रैक्टिस भी वहां पे करता रहा है। इसके पास 2 हथियार थे, एक शॉटगन है जिसको कारतूस डाल के चलाते हैं, शॉटगन उसे बोलते हैं, और दूसरा जो है वो इसके पास एक पिस्टल था .38 कैलिबर का। ये कैलिबर जो है ना .38, ये कोई इतना बड़ा कैलिबर नहीं है, ये नॉर्मल कैलिबर का पिस्टल होता है। इसमें 2 होते हैं, एक .38 स्पेशल होता है और एक नॉर्मल होता है। जो नॉर्मल वाला है वो मैकारोव पिस्टल ये बनाते हैं रशियन, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते रहे माजी में। .38 कैलिबर मैकारोव कंपनी का इनका एक पिस्टल होता था, एक दौर में हमारे पास भी था, तो वो इतना दूर नहीं मारता। हाँ, जो इसका एक स्पेशल वर्जन होता है, इसकी एक बड़ी गोली होती है जो रिवॉल्वर के अंदर ज्यादातर इस्तेमाल होती थी। पुलिस के पास पाकिस्तान में जो सर्विस रिवॉल्वर माजी में हुआ करते थे पुराने, उनके अंदर .38 की एक बुलेट डलती थी, वो बड़ी तगड़ी बुलेट होती थी, लेकिन वो रिवॉल्वर में जाती थी ज्यादातर। तो ये नादरीन एक रिवॉल्वर था इसके पास, जो इसने अक्टूबर 2023 में लिया था और सारी इसकी स्क्रूटनी हुई थी। उसके बाद इसने एक शॉटगन खरीदी थी जो इसने 2025 में 17 अगस्त को खरीदी थी। फिर इसने एक लेटर भी लिखा अपनी फैमिली के नाम। फिर इसने कुछ जो है वो चंदा वंदा भी दिया, $25 कैमला हैरिस की जो इलेक्टोरल कैंपेन थी उसके अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये पसंद नहीं करता था। नो किंग्स मूवमेंट को भी इसने ज्वाइन किया था, वहां पे भी एहतजाज करता रहा है। ये ज़हनी तौर पे कोई बीमार आदमी नहीं है, कोई गैर मुस्तहकम आदमी नहीं है, या अचानक से उठकर इसने हमला नहीं कर दिया, मनसूबाबंदी के साथ इसने हमला किया है। ज़हनी तौर पे मजबूत आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, एहतजाजी मुजाहरों में हिस्सा लेता रहा है और मुख्तलिफ जगह पे अपने अकायद और अपने नजरियात जो है वो उनको खुलकर बयान भी करता रहा है। ये टीचर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी इसको मिल चुका है माजी में। और इसने जो एक लेटर लिखा फैमिली को, वो लंबा चौड़ा लेटर है, गैर जरूरी है, लेकिन असल बात यह है, जो इंटरेस्टिंग बात है, टाइम मशीन एक्चुअली इसके ऊपर ना मुझे एक दौर में बड़ी दिलचस्पी थी। मैंने बड़े इसके ऊपर आर्टिकल पढ़े, बहुत सारी चीजें पढ़ी। अभी आजकल मेरे बच्चे भी मुझे पूछते हैं कि
ये टाइम मशीन क्या होती है और क्या ये टाइम मशीन एग्जिस्ट करती है। सोशल मीडिया पे आप देखें तो इसके बारे में बहुत सारी मिथ है, खासतौर पे 70s में, 80s में, 90s में, उन दिनों में इसके ऊपर बहुत बात होती थी कि टाइम मशीन, कोई आदमी, टाइम मशीन ये है कि आदमी टाइम ट्रेवल कर लेता है। यानी आज के दौर में अगर किसी आदमी के पास टाइम मशीन है तो वो 100, 200, 300, 400 साल पीछे भी जा सकता है, वो 100, 200, 300, 400 साल आगे भी जा सकता है। तो वो टाइम ट्रेवल करवा देती है इंसान को जिंदा हालत में, इसी हालत में वो किसी और दौर में पहुंच जाता है। ये है जी टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट। टाइम मशीन नाम की एक वेबसाइट है, वहां से एक तस्वीर उठा के इस अकाउंट ने ऊपर लगाई हुई थी और वहां पे इसने कॉल एलन ये नाम लिखा हुआ था और इस बंदे ने हमला कर दिया और ये एक ही ट्वीट यहां से हुआ था। ये बड़ी अजीब चीज है, ये इसीलिए भी रिपोर्ट भी हुई है और लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। अभी इस हमले में मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी, शायद कुछ और निकाल पाए लोग, लेकिन ये एक नॉर्मल चीज लगती है। लेकिन एक चीज जो नॉर्मल नहीं लगती कि किसी को पहले से कैसे मालूम हो सकता है कि बाद में एक शख्स कुछ ना कुछ करेगा और उसका नाम पहले से ले लिया जाए, ये अब इसका कोई आइडिया नहीं है। नाज़रीन, इसराइल में नेतन्याहू की जो सियासी पोजीशन है वो कमजोर हो रही है। देखें, डोनाल्ड ट्रंप की अपनी सियासी पोजीशन बहुत कमजोर हुई है। फायरिंग के इस इंसिडेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन बेहतर होती है या नहीं, ये हम अगला सर्वे आने के बाद बता पाएंगे। लेकिन नेतन्याहू के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है, उनकी सूरत हाल में कमजोरी हुई। वजह यह है कि दो साबिक वजीर आजम है इसराइल के। नेतन्याहू का जो राज है वो 3 दहाइयों तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो साबिक वजीर आजम नफ्ताली बेंट और यायर लेपर्ड, ये 2 साबिक इसराइली वजीर आजम हैं, इन्होंने अपनी अपनी जमातें इकट्ठी कर दी हैं और अपनी जमातें इकट्ठी करके जो हेड है वो बना दिया है नफ्ताली बेंट को और ये फैसला कर लिया है कि अब अवामी रद्दअमल शदीद दिया जाएगा और नई जमात जो है इसका नाम रखा गया है टुगेदर, यानी इकट्ठे होकर। वो कह रहे हैं जी अब इसका दौर खत्म किया जाए, इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है इसराइल को नेतन्याहू ने, लिहाजा इसकी पॉलिसियां गलत हैं, नई पॉलिसियों के मुताबिक हम मुल्क को चलाएंगे। तो बड़े बड़े एहतजाज भी हो रहे हैं। नेतन्याहू की आज वो पोजीशन नहीं है, कानूनी नुक्ता नज़र से आप देख लें, दीगर उसके ऊपर केसेस चलने के नुक्ता नज़र से आप देख लें, आलमी नुक्ता नज़र से आप देख लें, तो नेतन्याहू की एक बड़ी कंट्रोवर्शियल लाइफ थी और अगर ये इख्तिताम हो जाता है यहाँ पे उसका पॉलिटिकल करियर, तो ये बड़े खौफनाक किस्म का ये अंजाम होगा पॉलिटिकल उसका। नाज़रीन, पाकिस्तान में ना 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई है, एक IPPs और दूसरा जो है वो गैस का इशू। ये 2 इश्यूज पाकिस्तानी लगातार बर्दाश्त कर रहे हैं। अदनान आदिल साहब बड़े शानदार जर्नलिस्ट हैं, मैंने माजी में इनके साथ काम भी किया, इनसे सीखने का मौका भी मिला। इन्होंने बड़ी जबरदस्त तहकीकाती रिपोर्टिंग की है और बहुत सारे फैक्ट्स सामने लेकर आए इन इश्यूज के ऊपर। मैं आपके साथ बिल्कुल सिंपल करके कुछ चीजें शेयर कर देता हूं। और डाटा यह बताता है कि हुकूमत ने 1 साल में तकरीबन $7 अरब, अभी आपने यूएई को कितना पैसा वापस किया, लगभग $3.5 अरब, मुसीबत पड़ी हुई थी आपको। तो $7 अरब पाकिस्तान 1 साल में देता है सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट की मद में। कैपेसिटी पेमेंट की मद में $7 अरब देने का मतलब यह है कि हमने उस बिजली के लिए पैसे दिए जो बिजली कभी पैदा ही नहीं हुई। यानी हमारा अपना जो बिल है वो अगर $2 अरब है, $2.5 अरब है, तो हम $7 अरब कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 यूनिट के हम पैसे दे रहे हैं। तो 1 साल में हुकूमत ने $7 अरब का कैपेसिटी पेमेंट किया उस बिजली के लिए जो बिजली कभी पैदा ही नहीं हुई। इसमें वजीर आज़म का बेटा भी है, बहुत सारे और इदारे भी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं। इस हिसाब से 10 साल में मजमूई तौर पे ये रकम $70 अरब बनती है, जो पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों का निसफ है। ये नाजरीन पाकिस्तान के साथ हो रहा है। एक और डाटा बड़ा जबरदस्त इन्होंने शेयर किया। पिछले 3-4 साल में जब से पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, गैस की जो कीमतें बढ़ी हैं वो लगभग 900% से 1000% तक बढ़ी है, 9 से 10 गुना। यानी अगर गैस से 100 रुपए थी तो 900 रुपए या 1000 रुपए हो गई। अब आप ये बताएं ये कितनी बड़ी बढ़ोतरी है। यानी तो कीमत में बहुत बड़ा इजाफा है कि 100 रुपए वाली चीज आपको 900 रुपए में या 1000 रुपए में मिले। अभी एक मरतबा फिर जो कंपनियां हैं वो हुकूमत से मुतालबा कर रही हैं कि 300% मजीद इजाफा किया जाए। अच्छा, जो 300% इजाफा होगा ये 4 साल पुरानी वाली कीमत में नहीं होगा, ये मौजूदा कीमत में होगा। यानी जो 100 को 900 तक पहुंचाया है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें
तो ये तो 2500-2700 तक पहुंचा देंगे। यानी 4 साल पहले इमरान खान साहब के दौर में जो गैस आपको मिल रही थी, फर्ज करें 100 रुपए की, वो 2500 रुपए की हो जाएगी अगर अब दोबारा से हुकूमत ने कीमतें बढ़ा दी तो। देखिए, कीमत बढ़ाने के अलावा इनके पास रास्ता कोई नहीं है। कीमतें बढ़ाएंगे तो खसारे कवर करेंगे ना, क्योंकि पाकिस्तान में कारोबारी जिंदगी तो चल ही नहीं रहा। और ये जो गैस इस्तेमाल होती है ना, इसका ज्यादातर हिस्सा अवाम इस्तेमाल नहीं करती। जो घरेलू सार्फिन है वो सिर्फ 20% गैस इस्तेमाल करते हैं। जो ज्यादातर गैस है 80% वो सनतें इस्तेमाल करती हैं, तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। सबसे ज्यादा गैस आपकी बिजली बनाने वाले पावर प्लांट खा जाते हैं। एक तो हम उन्हें गैस देते हैं, दूसरा हम उन्हें कैपेसिटी पेमेंट भी देते हैं। और फिर इस गैस की कीमत वो इदारे नहीं देते, उनको तो सब्सिडी के ऊपर गैस मिलती है। खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को 150 अरब की सब्सिडी हर साल हुकूमत देती है गैस के ऊपर। इतनी कम कीमत में उन्हें गैस मिलती है। और ये बोझ किस पे पड़ता है? आम पाकिस्तानियों के ऊपर। तो पैसे देता है आम पाकिस्तानी घरेलू सारिफ, जो 20 से 22% गैस इस्तेमाल करता है, और ये लोग सब्सिडीज लेते हैं, ये एंजॉय करते हैं। वैसे जो घरेलू सारिफ है उसको भी सब्सिडी मिलती है, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं मिलती, लेकिन हमारी पॉलिसियों की खराबी है ना, हमारी पॉलिसियों की खराबी है। बड़ी शानदार रिपोर्ट एक अदनान आदिल साहब ने बनाई है, देखने से वो ताल्लुक रखती है। मैं उसको ट्विटर पे अभी शेयर भी करूंगा, और जो लोग देखना चाहें उसको तफसील से जाकर देख सकते हैं। बहरहाल ये नाजरीन पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तान की सरकार कर रही है, और इन्हें किसी बात की परवाह नहीं है, क्योंकि वोट तो इन्होंने पब्लिक से लेने ही नहीं। इन्होंने तो बूटों के तस्मों के साथ लटक के, अर्दलीपन दिखा के, जूते पॉलिश करते करते बार बार इक्तदार में आने का फार्मूला बनाया हुआ है। एक तो इमरान खान साहब ने कहा जी तहरीक लब्बैक पे जो गोली चली उसकी उन्होंने मजम्मत की। उन्होंने कहा जी ये गलत है। तशद्दुद की उन्होंने मजम्मत की, तशद्दुद के खिलाफ उन्होंने एहतजाज की हिदायत की है। साथ इमरान खान साहब ने कहा जी कि गोली निहत्ते लोगों पर चलाना जो है वो इसकी कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए, ये गलत हुआ। तो इमरान खान साहब ने अपनी पहली ही मुलाकात में तहरीक लब्बैक के हवाले से अपनी पॉलिसी क्लियर की, और उन्होंने कहा जी कि ये जो कत्लेआम हुआ ये गलत हुआ, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मैं तनकीद करता हूं तो सियासतदान के तौर पर पॉलिसी पर तनकीद करता हूं, ताकि कोई हल निकले। फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, और शोहदा भी हमारे हैं। लेकिन ये इमरान खान ने कई दफा कहा। कई लोग ना ये कोशिश करते हैं कि जैसे फौज की और तहरीक इंसाफ की कोई जंग चल रही है, या कुछ लोग ये कहना चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान की फौज में और इमरान खान के अंदर कोई लड़ाई चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एस्टेब्लिशमेंट के चंद लोग हैं, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिन्हें हम कहते हैं, जो अपनी नौकरियां पक्की करने के चक्कर में अपनी पॉलिसियां जो है वो तब्दील करते रहते हैं। और इमरान खान साहब ने क्लियरली कहा जी फौज के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। ये इमरान खान साहब की ओनरशिप है जो हमेशा वो लेते हैं। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी आ नहीं रहा। अब सुहेल अफरीदी अब तक की इत्तला के मुताबिक वो आ ही गया, क्योंकि अदालत ने ऑर्डर दे दिया, पेशावर हाई कोर्ट ने, और चीफ जस्टिस ने कहा जी कि कल शाम 4 बजे तक सुहेल अफरीदी का हलफ ले गवर्नर, और इस बारे में पाबंद कर दिया। अब काला कपड़े मुंह पे मल ली थी गवर्नर ने भी और एस्टेब्लिशमेंट ने भी, और सबने ये कह दिया जी ये तो नहीं आएगा। और टाउटों को मेरा मशवरा है, देखें अब आप एस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो बात रही नहीं। ये माजी में जो बात करते थे वो पत्थर पे लकीर हो जाती थी, तो आप दावा कर देते थे कि ये तो कभी नहीं होना। तो अब एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर ना आप किसी को खत्म शुद्ध ना कहा करें। एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर या उनकी यकीन दहानी के ऊपर आप कोई बड़ा बोल या बड़ा दावा ना किया करें। अभी कुछ लोग कहते हैं मेरा नाम बदल देना, मैं माफी मांग लूंगा अगर ये वजीर आला बन गया, ये कभी भी नहीं बनेगा, ये बन ही नहीं सकता, फैसला हो चुका है। ये एस्टेब्लिशमेंट आपको कहानियां सुनाती है। वो बेचारे कहते भी ठीक है, उनका ये नीयत भी होती है, लेकिन अब उनमें वो दमखम नहीं है, उनमें वो पसली नहीं है। पाकिस्तानी कौम उनसे बहुत ताकतवर और बहुत आगे निकल गई। अब एस्टेब्लिशमेंट को यू टर्न लेने पड़ते हैं, अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। अब आने वाले दिनों में और भी फैसले बदलते हुए देखेंगे। तो मुंह काला किया कुछ लोगों ने अपना। अब बिलावल जो है वो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ते हुए गवर्नर को कहता है, गवर्नर साहब आप जहाज लेकर जाएं खैबर पख्तूनख्वा और जाकर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। तो पिछले 4-5 दिन से क्या हो रहा था, ये जो 8 तारीख से ड्रामा लगाया हुआ है और आज 14 तारीख है, पिछले 1 हफ्ते में आपने इस लेवल का ड्रामा किया है। पीपल्स पार्टी ने ऐसा गंद मारा है, पीपल्स पार्टी ने, ये जमहूरियत की सबसे बड़ी दुश्मन है पीपल्स पार्टी। इनको सिर्फ इक्तदार चाहिए। बिलावल का वो जुमला याद है आपको, ब्रूट मेजॉरिटी, वो बात याद है, डंडे वाली जमहूरियत, यही बिलावल है ना। और अब गवर्नर को पहले बिठाया हुआ था सिंध के अंदर के इधर बैठो, नहीं जाना वहां पे खैबर पख्तूनख्वा। अब जब अवाम भी खड़ी हो गई, वहां वोट भी बढ़ गए, एक भी एमपीए इनसे नहीं टूटा। इनकी सारी उम्मीदें ये थी कि पैसा वैसा खर्च करके
वहां पे जो ताकत है एस्टेब्लिशमेंट की, उसको इस्तेमाल करके कुछ एमपीएस तोड़े जाएंगे, इलेक्शन को डिले किया जाएगा और अपना वजीर आला लेकर आ जाएंगे। अब इस चक्कर में मौलाना फजलुर रहमान साहब की बातचियां खेल गई थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब का किरदार जो है पाकिस्तान की सियासत में हमेशा बहुत अजीब और घिनौना रहा। मुशर्रफ दौर के अंदर मुशर्रफ को सपोर्ट करना हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपना किरदार अदा किया। हर डिक्टेटर को मौलाना फजलुर रहमान ने सपोर्ट किया और उसके बदले में अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए फायदा हासिल किया। ये हमेशा इक्तदार के अंदर रहे। अब इन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला है कि इक्तदार के अंदर नहीं रहते हुए भी इक्तदार के अंदर रहना है, यानी अपोजिशन पे बैठ के भी हुकूमत का किरदार अदा करना। जैसे कि 26वीं आईनी तरमीम में इन्होंने अपने फायदे हासिल किए और बड़े आराम से जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने करके दे दिया। और अब एक मरतबा फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने भाई को वजीर आला बनाने के चक्कर में जाके चैलेंज कर दिया, अदालत तक पहुंच गए। यानी एक अजीब कालक है, सब अपने मुंह पे मल लेते हैं। फजलुर रहमान साहब के बारे में ना बड़ी प्यारी बात की मुस्तफा नवाज खोकर साहब। उन्होंने कहा जी मौलाना फजलुर रहमान की छोटी सी ख्वाहिश क्या है, एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के मेंबर्स तोड़कर उन्हें दे दें ताकि वो अपने भाई को वजीर आला बना सके। एक बंदा भी नहीं टूटा। 26वीं तरमीम हो, मुशर्रफ का एलएफओ हो, हर मौके पर मौलाना हलवा खाने के लिए फौरन तैयार हो जाते हैं, बशर्तिया के मीठे का तनासुब ठीक हो। मौलाना साहब को मीठा चाहिए, हलवा चाहिए, लेकिन मीठा अपनी मर्जी का होना चाहिए और मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा तू तू। मौलाना साहब ने वैसे फजलुर रहमान साहब ने ना ये जो जेयूआई की सियासत है इसको तबाह बर्बाद कर दिया। अपने और अपनी फैमिली के जाती फायदों के लिए ना इनको बहुत दफा मौका मिला अवाम में हीरो बनने के लिए, लेकिन मौलाना साहब ने हर मौका जाया किया और बेड़ा ही गर्क किया अपनी और अपनी जमात की सियासत का, बल्कि नाम डबो दिया। अब थोड़े दिन पहले खुशियां मना रहे थे कि गंडापुर चला गया, अब नए वजीर आला की जगह अपने भाई को लाना चाहते हैं सब। अब एजेंसियां बंदे तोड़े या टोटल आपकी डबल फिगर में आपकी सीटें नहीं है, मखसूस नशस्तें छीन छीन के आप यहां तक पहुंचे हैं, फिर भी उनके पास इतनी बड़ी अक्सरियत है कि आप उनके मुकाबले में कख नहीं। मुझे हैरत होती है कि किस तरीके से कोई ये सोच भी सकता है कि मैं अपना वजीर आला ले आऊंगा, लेकिन फजलुर रहमान साहब हर वक्त दाव की तलाश में बैठे रहते हैं और उन्हें लगा कि शायद यहां उनका दाव लग जाएगा। नाज़रीन, तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का एक स्टेटमेंट आया और वो स्टेटमेंट जो है पाकिस्तान के उन मिनरल्स के हवाले से है जो डोनाल्ड ट्रंप को दिए गए और पाकिस्तान की और अमेरिका की जो रेयर अर्थ मिनरल्स की डील है उसके ऊपर उनसे सवाल किया गया। उसमें वो क्लैरिटी लेकर आए। अभी छोटी बात है लेकिन मुस्तकबिल में ये चीजें खुलेंगी। और पाकिस्तानी रहनुमाओं को ये सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है पाकिस्तानी रहनुमाओं के अमरीकी सदर को दिए हुए मिनरल सैंपल दरअसल कीमती पत्थरों के नमूने थे, ये उन्होंने कहा, जो खरीदे गए थे। पाकिस्तान ने वादे किया है कि किसी सूरत चीन के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में जो भी हो रहा है चीन को नुकसान नहीं होगा। चीन की नजर भी पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स पे है, बल्कि चाइना समझता है कि उन्होंने लगभग 60-70 अरब डॉलर लगा दिया इस मुल्क में और इतना पैसा लगाने के बाद वो ये रेयर अर्थ मिनरल्स को वो समझने की हमें मिलने चाहिए। अमेरिका बहुत दूर बैठा हुआ है, वो ह्यूमन राइट्स के तवसत से या आईएमएफ के जरिए से या वर्ल्ड बैंक के जरिए से उसके पास दबाने के टूल्स अलग है, बैन अल-अक़वामी दबाव के जरिए से। तो अमेरिका कहता है जी ये हमारा भी हक है। अब यहां पे एक सर्जन तो है, लेकिन पाकिस्तान ने चीन को यकीन दिलाया कि आपके मफादात को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं इस खबर को यहां पे रोक देता हूं क्योंकि ये बहस अभी आगे चलेगी। नाज़रीन, भारत की जानिब से दोबारा लड़ाई के इशारे आ रहे हैं और भारत के अंदर बार बार ये बात की जा रही है कि पहलगाम तर्ज के ऊपर दोबारा कोई इंसिडेंट या कोई वाकया हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि भारत फिर शायद कोई फॉल्स फ्लैग का प्लान कर रहा है। पाकिस्तान हमेशा इसको फॉल्स फ्लैग कहता है, दैट इज वाई मैं ये कह रहा हूं। लेकिन भारत में अब अगर कोई वाकया होता है या कोई ऐसी चीज होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान से बदला लेने की कोशिश करेगा। नरेंद्र मोदी को सुकून नहीं आ रहा जिस तरह आलमी सतह पे डोनाल्ड ट्रंप ने और पाकिस्तान ने उनकी बेइज्जती की है। इसके बाद